हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2022 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर के 2021 तक की मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कवर कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लेंगे और उन सभी वीडियोस का PDF नोट आप टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो विज्ञान हमारा तृतीय प्रश्न पत्र है जिसके लिए एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक 25 को देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला है, नियम के यस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन देगा है कैलोरी, जूल, न्यूटन और मिलीग्राम। तो नियम के यस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नियम के यस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नियम के यस प्रणाली में जूल को जे से इंगित किया जाता है, जे द्वारा इंगित किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय स्थित ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ और वाशिंगटन DC। नासा का मुख्यालय जो है जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है। यानी वाशिंगटन DC क्या है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ वानमैकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 3 है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? अगर हम देखें निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमारा होता है S बराबर 2, P बराबर 6, S बराबर 2 और P बराबर 6 है, जहाँ उपकोष या ऊर्जा स्तर है। जहाँ ये दोनों क्या है, एक उपकोष है या ऊर्जा स्तर है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 6। प्रश्न नंबर 4 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो हमारा विटामिन सी है। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप पानी में घुलनशील होते हैं। यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि हमारा विटामिन ए, डी, ई और के ये जो है वसा में घुलनशील है। इसको अगर हम ट्रिक से याद करें तो हमारा हो जाएगा कीड़ा, KED और ए, ये होते हैं वसा में घुलनशील। बाकी हमारे जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है। तो तंत्रिका कोशिका की विशेषताएं अगर हम देखें तो इसकी विशेषता है कि इनमें केंद्रक नहीं होता, तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इससे इन्हें नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्नों से। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो है यह कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा का अगर हम प्रकार देखें तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला आपका गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। ये 2 ऊर्जा होते हैं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार में।
भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थित ऊर्जा तथा गतित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के, जिनमें से पहला आपका गतित ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। अगर हम बात करें कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गतित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम बताइए। सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम बताइए। चलिए देखते हैं, इनका हम लोग क्रम से देखेंगे। सौरमंडल के 8 ग्रहों का नाम, तो सूर्य के सबसे नज़दीक हमारा बुध हो गया, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह ही माने गए हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनका क्रमशः नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हैं हमारे टोटल 8 ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ही ग्रह माने गए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की थी। जेम्स चैडविक ने बोरिलियम की एक बहुत पतली शीट पर अल्फा कण जो है विकिरण की बमबारी की थी। अल्फा अणु के इस विकिरण ने बोरियम परमाणुओं से न्यूट्रॉनों को बाहर निकाल दिया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जिसका नाम है जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की थी न्यूट्रॉन की खोज। प्रश्न नंबर 9 है, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। तो वो उस दो रोगों के नाम आपके हैं हैजा और मियादी बुखार। जीवाणुओं से होने वाले दो रोग हैजा और मियादी बुखार हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ये जो हैं ये आकेंद्रक कोशिका भित्तियुक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं और प्रायः सर्वत्र जगह पाए जाते हैं। ये प्रायः जो है सर्वत्र जगह पर पाए जाते हैं। यानी जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम है, तो पहला आपका है हैजा, दूसरा मियादी बुखार। ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ये आकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं जो प्रायः जो है सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी जो सभी जगह पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर। वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए, कोशिका भित्ति जो है वनस्पति कोशिका में एक कठोर और निश्चित आकार वाली कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी जो प्राणी कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि वनस्पति कोशिका में एक कठोर और निश्चित आकार वाली कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा अंतर है, पॉलिस्टिड वनस्पति कोशिका में पॉलिस्टिड होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में जो है प्लास्टिड नहीं होते हैं। पहला अंतर हमारा है कि जो वनस्पति कोशिकाएं होती हैं उनमें एक कठोर और निश्चित आकार वाली कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। केवल एक पतली और लचीली कोशिका कला होती है। दूसरा आपका है, प्लास्टिड वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो ये आपका हो गया वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर। प्रश्न नंबर 11 है, समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक जो है ये किसे कहा जाता है। तो समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के वह परमाणु होते हैं। समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के वह परमाणु होते हैं जिनकी जो है परमाणु संख्या समान होती है,
लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ हमारा उदाहरण है पहला, हाइड्रोजन का दिया गया है। तो ये हमारा है प्रोटियम, जहाँ लिखा है H1H, तो यहाँ H आपका प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन, और द्रव्यमान संख्या इसका जो है 1 है, यानी कि यहाँ H के ऊपर ऐसे होगा। दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा लिखा गया 1H2, तो इसमें देखिए प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, और द्रव्यमान की संख्या यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, और द्रव्यमान जो है ये हमारा 2 है। दूसरे में देखेंगे सी जो है हमारा 6C12 लिखा है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा इसका 12। यानी जो सी के पहले लिखा होगा, एच के पहले लिखा होगा, वो आपका प्रोटॉन हो जाएगा, और जो उसके लास्ट में लिखा होगा वो आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 12 से। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका भौतिकी का एक आधारभूत नियम है, जो कहता है कि किसी बंद निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ हमेशा स्थिर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिकी का एक आधारभूत नियम है, जो कहता है कि किसी बंद निकाय की कुल ऊर्जा के समय के साथ हमेशा स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ये जो है भौतिकी का एक आधारभूत नियम है, जो यह कहता है कि किसी बंद निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ हमेशा स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तित हो सकती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला आपका है, यह नियम केवल बंद निकायों पर लागू होता है। यह नियम केवल बंद निकायों पर लागू होता है। एक खुले निकाय में ऊर्जा जो है एक खुले निकाय में ऊर्जा निकाय में प्रवेश निवास कर सकता है, जिससे कुल ऊर्जा बदल जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ए बी बराबर दिया गया है Q माइनस डब्लू, जहाँ ए बी आपका निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन, Q निकाय में प्रवेश करने वाली ऊष्मा, और डब्लू आपका निकाय द्वारा किए गए कार्य है। निकाय द्वारा किया गया कार्य है। प्रश्न नंबर 13 है, ज्वालामुखी क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी का मानव के जीवन पर क्या सा प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की परपटी में कुछ ऐसे परपटी में एक छेद या दरार होता है, जिससे पिघला हुआ लावा, राख, गैस और चट्टान के टुकड़े बाहर निकलते हैं। यह पिघला हुआ लावा पृथ्वी के अंदर गहराई में स्थित मैग्मा कहलाता है। जब मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार देखें तो सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी, ये होते हैं 3 प्रकार के ज्वालामुखी। पहले हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के भूपर्पटी में एक छेद या दरार होता है, जिससे पिघला हुआ लावा जो है, राख, गैस और चट्टान के टुकड़े बाहर निकलते हैं। यह पिघला हुआ लावा जो है पृथ्वी के अंदर गहराई में स्थित मैग्मा कहलाता है। यानी जो लावा होता है पृथ्वी के बाहर, उसको हम लोग पृथ्वी की गहराई में मैग्मा बोलते हैं। जब यही मैग्मा बाहर आता है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। जब मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी के प्रकार में देखें तो सक्रिय ज्वालामुखी, ये क्या होते हैं? तो ये ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोटित हुए हैं या भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा हमारा है सुप्त ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी हजारों या लाखों वर्ष से निष्क्रिय हैं, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की
संभावना है उन्हें सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। विलुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? तो ये ज्वालामुखी लाखों वर्षों से निष्क्रिय हैं और भविष्य में विस्फोट होने की संभावना नहीं है। इनको हम लोग बोलते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव, तो चलिए देखते हैं कौन से प्रभाव होते हैं। तो पहला हमारा दिया गया है, विस्फोट से निकलने वाले लावा, राख और गैस से जो है जान माल का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और गैस वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम लोग देखते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन भी संभव होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, पानी से भाप बनना और कागज को मोड़ना, ये सभी होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। फिर से देखते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? तो वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन भी संभव हो उसे जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमारा है बर्फ का पिघलना, पानी से भाप का बनना और कागज को मोड़ना। दूसरा हमारा है उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन संभव नहीं होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम किसी वस्तु को उसके मूल रूप में वापस नहीं ला सकते तो वह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, भोजन का पचना, लोहे का जंग लगना इत्यादि। प्रश्न नंबर 15 है, अम्ल वर्षा जो है किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती हैं? अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती हैं? चलिए देखते हैं। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रक्रिया के कारण होती है जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं। ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, जहाँ वे पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर प्रक्रिया करते हैं प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक अम्लीय जो है प्रदूषक बनाते हैं, जिससे जो है अम्ल वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। अम्लीय जो वर्षा होती है एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैस जो है यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं। ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, जहाँ वे पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं और जो है अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। अम्ल वर्षा पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। यह अम्लीय जीवन, वनस्पतियों और मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। इमारतों और मूर्तियों को भी क्षति पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 16 है, कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। कंकाल तंत्र के कार्य, तो इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं, जिनमें से पहला हमारा है कंकाल तंत्र का कार्य शरीर को आकृति देना, सहारा प्रदान करना, चलने फिरने में योगदान देना और कोमल अंगों की सुरक्षा करना इत्यादि। ये इसका हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य है हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और रूप देता है। तीसरा कार्य है यह मांसपेशियों को जोड़ने और उन्हें गति प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा है कंकाल तंत्र हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा और यकृत को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। पांचवा है कंकाल तंत्र मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करता है। तो ये हमारे हो गए कंकाल तंत्र के 5 प्रमुख कार्य, जिसमें पहला हमारा है कंकाल तंत्र का कार्य शरीर को आकृति देना, सहारा प्रदान करना, चलने फिरने में योगदान देना
और कोमल अंगों की सुरक्षा करना। पहला हो गया। दूसरा, यह हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और रूप देता है। तीसरा है, यह मांसपेशियों को जोड़ने और उन्हें गति प्रदान करने में मदद करता है। चौथा है, कंकाल तंत्र हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा और यकृत को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 17 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? इसके कारण एवं रोक के उपाय पर प्रकाश डालिए। देखिए, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत हवा और पानी के बहाव से बह जाती है। यह एक गंभीर समस्या है जो कृषि, पर्यावरण और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। तो ये हमारा हो गया मृदा अपरदन। अब देखते हैं मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं। तो पहला है वृक्षों का जो है अविवेकपूर्ण कटाव, वनस्पतिक फैलाव का घटना, वनों में आग लगाना या लगना, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना, ये सभी हो गए इसके कारण। अब मृदा को रोकने के उपाय, तो पहला आपका है वन संरक्षण, दूसरा वृक्षारोपण, तीसरा बांध बनाना, चौथा आपका है बाढ़ नियंत्रण। देखिए, मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत हवा और पानी के प्रभाव से बह जाती है। यह एक गंभीर समस्या है जो कृषि, पर्यावरण और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। मृदा अपरदन के कारण में पहला आपका है वनों का अविवेकपूर्ण कटाव, वनस्पतिक फैलाव का घटना, वनों में आग लगना, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना, ये सब हो गए इसके, ये सभी हो गए मृदा अपरदन के कारण। अब इसके रोकने के उपाय कौन से हैं? तो पहला हो गया वन संरक्षण, दूसरा वृक्षारोपण, बांध बनाना और बांध नियंत्रण, ये सभी इसके उपाय हो गए। मृदा अपरदन को रोकना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, पर्यावरण को बचाने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। प्रश्न नंबर 18 है, तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के बारे में लिखिए। इसके कार्य के बारे में लिखिए। चलिए देखते हैं तंत्रिका ऊतक के कार्य कौन से हैं। तो ये देखिए, ये हमारा तंत्रिका ऊतक का चित्र है। आपको एग्जाम में ऐसे बनाना भी पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे बनाना भी होगा। तो ये हमारा जो है ये हमारा है दुम्राक्षय। उसके बाद में फिर ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा है निषेल कणिका। ये हमारा दिया गया निषेल कणिका। फिर ये हमारा दिया गया है कोशिका काय। ये इसका केंद्रक दिया गया है, ये इसका केंद्रक दिया गया है। उसके नीचे देखते हैं तो ये हमारा दिया गया है श्वसन कोशिका। ये जो है ये श्वसन कोशिका दिया गया है। फिर हमारा दिया गया है तंत्रिकाक्ष। ये हमारा जो है ये तंत्रिकाक्ष है। फिर उसके नीचे अगर हम लोग देखें तो इसके नीचे हमारा मालियन जो है ये माइलिन आवरण है। इसके नीचे ये वाला जो है ये माइलिन आवरण है। उसके नीचे दिया गया है रेनबियर के नोड हैं। ये जो है रेनबियर के नोड हैं। तो ये सभी ये आपका हो गया तंत्रिका ऊतक का जो है नामांकित चित्र। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं हम लोग। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की प्रमुख विशेषता है। तंत्रिका ऊतक, इसको हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं, संवेदना यानी स्टिमुलस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तीसरा है तंत्रिका उत्पादक शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को संचारित करने का कार्य करती है। चौथा है तंत्रिका ऊतक शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है जैसे कि मांसपेशियों की गति, हृदय की गति इत्यादि। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आप क्लास का पीडीएफ नोट PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।